नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल माई रेनबो पर। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अगर बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने प्रयास करता आ रहा है। तो कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने पदार्थ के बारे में अपने विचार दिए। अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो लगभग 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद हुए। इन्होंने क्या कहा कि इस प्रकृति का कोई सा भी पदार्थ हो, चाहे लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, या ये फिर मार्कर हो, अगर किसी पदार्थ के अपन टुकड़े करते रहते हैं तो अंत में एक कण ऐसा प्राप्त होता है जिसे हम आगे तोड़ नहीं सकते, अर्थात उसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। उस कण को महर्षि कणाद ने परम अणु कहा। क्या कहा? परम अणु अर्थात परमाणु कहा। एक अन्य दार्शनिक और हुए जो भारत के थे, जिनका नाम था पकुदा काव्यायान। इन्होंने ये कहा था कि किसी भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है और इन कणों को अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। इन कणों को पकुदा काव्यायान ने परमाणु कहा। ये तो था भारत के संदर्भ में। अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो ग्रीक दार्शनिक हुए जिनका नाम था डेमोक्रिटस और उसके साथी थे ल्यूसिपस। इन्होंने क्या कहा कि ये जो छोटे छोटे कण हैं इनको एटम्स कहा। क्या कहा? एटम्स। और अपन जानते हैं कि परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। ये जो एटम शब्द आया है ये ग्रीक भाषा के शब्द अटोमियो से आया। किससे आया है? ग्रीक शब्द अटोमियो से आया है, और जिसका अर्थ है न काटा जाने वाला, अर्थात जिसको काटा नहीं जा सकता, या अविभाजित, मतलब जिसको अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। किसको? परमाणु को। ठीक है। तो ये जो सारे दार्शनिक हुए, इनके जो विचार थे परमाणु या पदार्थ को लेकर, वो प्रयोगों पर आधारित नहीं थे। अर्थात कहने का मतलब उनके पास कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे, इस कारण इन्हें इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आगे, कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपने अपने सिद्धांत और मॉडल प्रस्तुत किए। अपन एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसको इंग्लिश में एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। जॉन डाल्टन ने 3 नियमों के आधार पर इस सिद्धांत को दिया। 3 नियम कौन कौन से? देखो, रासायनिक संयोजन नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम। इन 3 नियमों के आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन ने इस नियमों के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाले उसको मैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग पॉइंट्स के रूप में बता रहा हूं। देखिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अर्थात कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, और इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसे? परमाणु को। इसे केवल पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब है इसकी व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये NaOH जब इसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं तब देखना H के साथ कौन है? क्लोरीन है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब देखो NaCl और
H2O। मतलब पहले ही क्लोरीन किसके साथ था, H के साथ था। जब रिएक्शन हुई तब ये किसके साथ आ गया, क्लोरीन Na के साथ अर्थात सोडियम के साथ आ गया है। मतलब परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब इसकी व्यवस्था चेंज कर सकते हैं। पहले क्लोरीन के साथ था, अब किसके साथ है, सोडियम के साथ है। ठीक है, अगला देखें तो परमाणु आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक का निर्माण कब होगा, जब अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलेंगे तब यौगिक का निर्माण होता है। अगर एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो तत्व का निर्माण होते हैं, और अलग अलग परमाणु मिलते हैं, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अगला है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। अब एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किसमें होते हैं, देखो बार में होते हैं, आकार में होते हैं और रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। एक ही तत्व में मतलब कैसे, देखो इसमें अगर सपोज सोना भर रखा है, क्या भर रखा है, सोना, गोल्ड भर रखा है, तो इसमें सारे जो परमाणु होंगे वो किसके होंगे, गोल्ड के होंगे, सोने के होंगे। ठीक है, अगर ये चांदी है, इसमें अगर चांदी भर रखी है तो इसमें सारे परमाणु किसके होंगे, चांदी के होंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किस किस में होते हैं, भार में होते हैं, आकार में होते हैं और रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। ठीक है, अगर बात करूं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भार में भिन्न होंगे, आकार में भिन्न होंगे और रासायनिक गुणधर्म में भिन्न होंगे। भिन्न कैसे, अब सोना है तो सोने के परमाणु होंगे और चांदी है तो चांदी के परमाणु होंगे, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अगला पॉइंट देखें, परमाणु हमेशा सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। सरल अनुपात में मतलब कैसे, सपोज H2O, अगर इसमें बात करें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1 है, अर्थात 2:1, जो कि सरल अनुपात है। मतलब परमाणु हमेशा सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। ये थे इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी थी। ठीक है, कमियां बोलो, सीमाएं बोलो, एक ही बात है। मतलब पहली कमी है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी जॉन डाल्टन नहीं दे पाए थे। और दूसरी कमी है कि परमाणु के बारे में पुख्ता वैज्ञानिक जानकारी नहीं दे पाए थे। पुख्ता जानकारी मतलब पूरी जानकारी नहीं दे पाए थे। इन्होंने परमाणु के बारे में इतने पॉइंट्स बताए, लेकिन परमाणु की आंतरिक संरचना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ये जानकारी नहीं दे सके थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा मॉडल, जिसे अपन थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। कुछ कुछ बुक्स में थॉमसन को टॉमसन भी बोला जाता है, दोनों नाम सही है। जब ये मॉडल आया था उससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। इस कारण सर जे थॉमसन ने 1898 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की परमाणु में व्यवस्था दर्शाने के लिए अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अपन बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु में व्यवस्था मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में किस टाइप से रहते हैं उसको इन्होंने बताया। थॉमसन ने परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझाने का प्रयास किया है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परमाणु संरचना संबंधी जो पहला मॉडल था वो था थॉमसन का। अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। वो सिद्धांत परमाणु की व्याख्या कर रहा था, वो आंतरिक संरचना को नहीं बता रहा था। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि परमाणु संरचना को बताने वाला पहला मॉडल कौन सा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल था। अब थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला है। मतलब
ये जो ठोस गोला है, इस ठोस गोले के संपूर्ण आयतन में जो धनावेश होता है वो एक समान रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है, और जो ऋणावेश होता है वो इस प्रकार वितरित रहता है। अगर बात करूं अगला, तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसमें जो धनावेश भाग है उसको पुडिंग कहा जाता है, और जो ये ऋणावेश भाग है इसको प्लम कहा जाता है। ठीक है, और इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋणावेश परमाणु में उसी प्रकार वितरित होता है जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के बीज होते हैं। अगर मैं तरबूज को परमाणु मानूं, तो देखो, ठीक है, ये सपोज तरबूज है, और इसमें जो ये लाल भाग रहता है, जो लाल भाग रहता है उसको अगर मैं धनावेश मानूं, तो इसमें जो तरबूज के जो बीज होते हैं उनको मैं ऋणावेश मान सकता हूं। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करता हूं तो ये सेम प्राप्त होता है, अर्थात उसकी तुलना उससे कर सकते हैं। इस कारण इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। किसको? थॉमसन मॉडल को। ठीक है, अगला बात करें तो परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। कहने का मतलब परमाणु में धनावेश व ऋणावेश समान मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात उनका जब योग करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। मतलब जितने प्लस मिलेंगे उतने ही माइनस मिल जाएंगे और उसको जीरो कर देते, अर्थात जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल की कमियों के बारे में बात करें तो इसकी कमी है कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग थॉमसन नहीं समझा पाया था, और अगर बात करें नाभिक की तो नाभिक को भी ये समझा नहीं पाया था। अब आगे पढ़ते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, इसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है और इसको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहा जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अपने साथियों के साथ मिलकर परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपना एक प्रयोग दिया। इन्होंने क्या किया था कि एक सोने की पतली पन्नी ली थी जिसकी मोटाई जो थी 10⁻⁻7 मीटर, या इसे अपन 100 नैनोमीटर बोल सकते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि रदरफोर्ड ने सोना ही क्यों यूज किया है, कोई अन्य धातु क्यों नहीं ली? तो इसके पीछे का जो कारण है कि सोना एक ऐसा धातु है जिसको कितना भी छोटा बनाया जाए वो टूटता नहीं है। इस कारण रदरफोर्ड ने क्या यूज किया है, सोना यूज किया है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम लिया। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है? तो रेडियो एक्टिव वह पदार्थ है जिसका नाभिक अपघटित होता रहता है, अर्थात टूटता रहता है, और जिस पदार्थ का नाभिक टूटेगा तो वो अति उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को जिस बॉक्स में रखा जाता है वो बॉक्स शीशे का बना होता है। तो ये शीशे का क्यों बना होता है? क्योंकि जो अल्फा कण होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और ये अल्फा कण इस शीशे के बॉक्स को भेद नहीं सकते हैं, अर्थात आर पार नहीं हो सकते हैं। इस कारण हमने शीशे का यूज किया है। ठीक है, इस बॉक्स में एक छोटा सा छेद रखते हैं जिससे ये अल्फा कणों का प्रकीर्णन इस सोने की पतली पन्नी पर हो जाता है। ठीक है, ये जो रेखा है ये अल्फा कणों की रेखा है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि जो अल्फा कणों पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, धनावेश होता है, अर्थात अल्फा कणों पर आवेश कौन सा होता है, धनावेश होता है। ठीक है, अब इस सोने की पतली पन्नी के चारों तरफ एक वर्ताकार पर्दा रखा जाता है जिस पर जिंक सल्फाइड का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है, जिंक सल्फाइड। तो ये लेपन क्यों किया जाता है और क्यों इसके चारों तरफ वर्ताकार पर्दा लगाया जाता है? इसका पीछे का कारण है क्योंकि इस बॉक्स से जो भी अल्फा कण इस सोने की पतली पन्नी पर जाएगा
तो हम उस अल्फा कणों को आंखों से देख नहीं सकते हैं, नहीं देख पाएंगे। तो इस कारण जो भी यहाँ अल्फा कण आएगा, जो इस सोने की पतली पन्नी से टकरा कर इस पर्दे पर टकराएगा, तो वहां पर चमक उत्पन्न होती है और हमें इस प्रकार अल्फा कण की दिशा पता लग जाती है। इसलिए जिंक सल्फाइड का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। यहां से जो भी अल्फा कण निकले उसमें से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण कुछ कोण से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। और 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो इस सोने की पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी दिशा में क्या हो गया, लौट गया। ठीक है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी की तथा झिल्ली के चारों तरफ वर्ताकार जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा रखा, जो बमबारी के बाद अल्फा कणों के इस पर्दे पर टकराने से चमक उत्पन्न करता है, जिससे अल्फा कणों की दिशा ज्ञात होती है। अब इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने जो प्रेक्षण लिए वो ये थे कि अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थे। जैसा अपन ने देखा था, सपोज ये परमाणु है तो इसमें से जो अधिकांश अल्फा कण थे तो 99% कितने 99% अल्फा कण सीधे निकल गए थे। ठीक है, और बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश से विक्षेपित हो गए थे। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ अंश कोण से विक्षेपित हो गए थे, क्योंकि परमाणु में जो नाभिक होता है उस पर धनावेश होता है। हम जानते हैं जो अल्फा कण होते हैं उस पर भी क्या होता है, धनावेश होता है। जब धनावेश और धनावेश आपस में मिले तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस कारण जब यहां से अल्फा कण निकले तो यहां से प्रतिकर्षण होकर उस साइड और इस साइड निकल गए। ठीक है, और बात करें, और 20,000 अल्फा कणों में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण से हुआ, मतलब ऐसे गया और ऐसे आ गया। रदरफोर्ड ने इसको नाभिक कहा। इस प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड को जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वो ये थे। तो इसमें क्या हुआ कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य में केंद्रित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, बिल्कुल खोखला होता है, क्योंकि जो अल्फा कण थे वो 99% सीधे निकल गए थे। इस कारण क्या कह सकते हैं कि परमाणु खोखला है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में गति करते हैं। मतलब परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वर्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और तीसरा है परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उदासीन कैसे होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। अर्थात परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। बात करें रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियों के बारे में, तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया था और परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को रदरफोर्ड नहीं समझा सका था। अब पढ़ते हैं नील्स बोर की परिकल्पना। नील्स बोर की परिकल्पना, इसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए अपना मॉडल दिया, और इस मॉडल से नील्स बोर को जो भी निष्कर्ष मिले उसे मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। जो पहला है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ये क्या है, परमाणु है और इसके केंद्र में क्या है, नाभिक है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस नाभिक के अंदर जो कण उपस्थित होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश। इस कारण नाभिक पर भी आवेश क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा कहलाते हैं, या इसे कोश बोला जाता है या ऊर्जा स्तर बोला जाता है। देखो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हो गई, प्रथम कक्षा हो गई, ये क्या हो गई, द्वितीय कक्षा हो गई। ठीक है,
और बात करें तीसरे पॉइंट की, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में मतलब प्रत्येक कक्षा का जो केंद्र होता है वो क्या रहता है, समान रहता है। कैसे, देखिए, इस कक्षा का केंद्र देखें तो ये है, इस कक्षा का केंद्र देखें तो ये है, और इस कक्षा का भी केंद्र देखें तो क्या है, ये है, जिसे n से दर्शाते हैं। n से कैसे, प्रथम कक्षा है तो n इक्वल टू 1, द्वितीय तो n बराबर 2, और तृतीय है तो n बराबर 3, और n बराबर 1 की कक्षा को k से भी दर्शाते हैं, और इसे l से और इसे m से, इस प्रकार ये आगे चलती रहती है। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करें तो n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है और उनकी ऊर्जा बढ़ती है। देखो, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाएगी और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा कैसे बढ़ती है, देखिए, इसकी ऊर्जा मानू तो E1, द्वितीय कक्षा की ऊर्जा मानू तो E2, और तृतीय कक्षा की ऊर्जा मानू तो E3। जो कक्षा नाभिक से जितनी दूर होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, E3, फिर E2, फिर E1। सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी तीसरी कक्षा की, फिर दूसरी कक्षा की, और फिर पहली कक्षा की। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π हो। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है mvr, जो बराबर होना चाहिए NH/2π के। ये जो m है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो v है वो है इलेक्ट्रॉन का वेग, और r जो है वो है कक्षा की त्रिज्या, और जो h है वो है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और अगला बात करें तो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। मतलब सपोज ये कक्षा है, अगर इसमें घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की बात करूं तो वो क्या होगी, समान होगी। अगर मैं बात करूं इस कक्षा की तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन सब की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। लेकिन जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। ठीक है, अगला है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर की ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ये देखो, ये है निम्न ऊर्जा स्तर और ये है उच्च ऊर्जा स्तर। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ऊर्जा का अवशोषण करेगा अर्थात ग्रहण करेगा तो उत्तेजित होता है। उत्तेजित होने से क्या होगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। सपोज ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन का मतलब है कि वो अपनी ऊर्जा का त्याग करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। इससे अपन क्या सीखे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है तब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम का क्या होता है, निर्माण होता है।